नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SST विद जोगिंदर शर्मा में। आज हम एक टॉपिक कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। एक्चुअल में ये चैप्टर आपका 9th और 10th दोनों क्लासेस के अंदर आता है। और जो लास्ट टाइम जो 10th क्लास का CBSE ने प्री बोर्ड एग्जाम लिया था उसमें भी 5 नंबर का इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ था। तो आज ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बड़ा आसान चैप्टर। एक बार समझते हैं कि चैप्टर के नाम से देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था का मतलब है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट चाहे हमारे घर का हो चाहे हमारे देश का हो, हमारा देश का मैनेजमेंट करना ही हमारी अर्थव्यवस्था है। इसको कई भागों में बांटा गया है। इसके क्षेत्र बनाए गए हैं 3 क्षेत्र। उससे पहले एक बार बता देते कि तीनों ही क्षेत्र हमारे डिपेंड करते हैं उत्पादन के ऊपर। अब पहले बताना चाहिए कि उत्पादन होता क्या है। मानव है, इंसान है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब भी किसी चीज का निर्माण करता है वो हमारा होता है उत्पादन। अब वो उत्पादन किस हिसाब से करता है, किस किस क्षेत्र में करता है, उस डिटेल के बारे में आज हम देखेंगे। उत्पादन को या बोले तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया, 3 क्षेत्रों में बांटा गया। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र हमारे कौन से होते हैं? ये क्षेत्र वो है जो टोटली हमारे प्रकृति से जुड़े हुए, नेचर से जुड़े हुए हैं। सारे काम जो भी उत्पादन होता है वो हमारा प्रकृति को साथ में लेके किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, हम कृषि कर रहे हैं, मत्स्य उत्पादन, खनन कर रहे हैं, या फिर ये लगा ले हम फूलों का उत्पादन कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। इसलिए इस क्षेत्र में जितने भी आदमी काम करते हैं वो सारे हम मान लेंगे कि वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत काम कर रहे हैं। अब दूसरा हमारा क्षेत्र है वो हमारा द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र कौन सा होता है? द्वितीय क्षेत्र में किस किस आदमी को शामिल किया जाता है वो देखो। एक्चुअल में क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से जो चीजें तैयार की जाती है, जो कच्चा माल हमें मिलता है, उस क्षेत्र उन चीजों को यूज करके उसकी वैल्यू को बढ़ाना हमारा द्वितीय क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र को विनिर्माण भी कहा जाता है, विनिर्माण क्षेत्र भी बोला जाता है। इंडस्ट्रियल जितने भी हमारे काम है वो सारे हमारे द्वितीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। उद्योग धंधे हमारे देश में पूरी दुनिया में जितने भी उद्योग धंधे वो सारे हमारे द्वितीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। अब ये मान लो कि हमें कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग हमारे स्कूल की हो चाहे हॉस्पिटल की हो, चाहे हम लोहे का उत्पादन कर रहे हैं, चाहे हम स्टील का उत्पादन कर रहे हैं, चाहे हम प्लास्टिक का उत्पादन कर रहे हैं, चाहे लकड़ी का कोई काम कर रहे हैं, फर्नीचर का काम, जितने भी हमारे काम उद्योग धंधों से जो होते हैं वो सारे हमारे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें सारे बोला जाए तो इंडस्ट्रीज होती है ना, वो सारी शामिल की जाएंगी। अब आता हमारा तृतीय क्षेत्र, इसको बोला जाता है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। जितनी भी हमारी सर्विस है वो सारी इस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की जाती है। कई बार क्या होता है, बच्चे पहले उत्पादन वाला जो प्राथमिक क्षेत्र उसको तो अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको वो समझ नहीं पाते। समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि द्वितीय क्षेत्र की जितनी भी चीजें होती है ना उनको हम सीधा सीधा की टच कर सकते हैं, लेकिन तृतीय क्षेत्र के अंदर जितनी भी सर्विस आती है ना तो सर्विस को हम कभी भी टच नहीं कर सकते। मतलब ये सारी चीजें हमारी अनटचेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, हमने एक स्कूल की बिल्डिंग बना दी, स्कूल बना दिया, लेकिन क्या हम उसके अंदर हो रही एजुकेशन को टच कर सकते हैं? नहीं। हमने बैंक बना दिया, बैंक को टच कर सकते हैं? क्या हम बैंकिंग को टच कर सकते हैं? नहीं। हमने मेट्रो बना दी, पर क्या हम ट्रांसपोर्टेशन को टच कर सकते हैं? नहीं। बस यही फर्क है कि इसके अंदर हम स्कूल, बिल्डिंग जितनी भी है वो सारी चीजें हैं उनको टच कर सकते हैं, लेकिन इसमें अनटचेबल चीजें हैं सारी। ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, इंश्योरेंस है। यही फर्क है इन दोनों में कि ये सारी चीजें टचेबल है, इनको हम छू सकते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बस स्कूल दिख गया तो सोचेंगे कि तृतीय क्षेत्र है। नहीं, स्कूल नहीं बेटा, एजुकेशन हमारी 3rd में आती है और स्कूल हमारा इसमें आता है 2nd में आता है। ठीक है, हमारे जितने भी व्हीकल है सारे वो बने हुए, विनिर्माण हुआ उनका, वो सारे 2nd में आते हैं, और उनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ ना वो हमारा 3rd के अंदर आता है। हमने बैंक बना दिया वो 2nd में आएगा, लेकिन उसकी जो बैंकिंग हो रही है वो हमें ना तो दिखाई देती है और ना हम उसको टच कर सकते, वो हमारे किसमें
तृतीय क्षेत्र में। अब अगर लोगों के एंगेजमेंट के बारे में देखा जाए कि कितने इसके अंदर बिजी हैं लोग कौन से क्षेत्र में, तो लगभग अप्रोक्सीमेट बता दूं, हमारी इंडिया की अर्थव्यवस्था में से जितने भी आदमी काम कर रहे हैं उनमें से लगभग 51% प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। लगभग 27%, सॉरी लगभग हमारे 26% इसके अंदर काम कर रहे थे, और 22 से 23-23.5% हमारे तृतीय क्षेत्र के अंदर काम कर रहे होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। लेकिन जब बात की जाए जीडीपी की, जीडीपी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एक साल में एक देश ने जितना उत्पादन किया तीनों क्षेत्रों को मिलाकर, उसको हमारा बोला जाता है जीडीपी। उस जीडीपी से हम जो फायदा हुआ उसको अगर हम मेजरमेंट में लेना तो वहां तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। लोगों की संख्या के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये। लेकिन अगर बात की जाए देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से फायदेमंद कौन सा ज्यादा सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर हमारा सबसे ज्यादा हमें फायदा पहुंचाता है। उसके पीछे रीजन क्या है वो आप लोगों को बताते हैं। अब खेती बाड़ी में 51% लोग लगे हुए हैं, किसी भी उत्पादन में लगा लो, चाहे फूलों का है कि खनन का काम कर रहे हैं, मछली उत्पादन कर रहे हैं, दूध का काम कर रहे हैं, कुछ भी। लेकिन एक चीज देखो कि खेती का काम है, इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक बेरोजगारी पाई जाती है हमारे लोगों के। इंडिया के अंदर तो सबसे ज्यादा है, उस बेरोजगारी का नाम है छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी बोला जाता है, और वही इस सेक्टर के अंदर पाई जाती है। यही रीजन है कि उस बेरोजगारी के कारण इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग लगे होने के बाद भी ये हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर इतना योगदान नहीं दे पाता। अब छिपी हुई बेरोजगारी है क्या, जब किसी काम में जहां में 2 आदमियों की जरूरत है और वहां 4 आदमी लगे हुए हैं, तो वो छिपी हुई बेरोजगारी है। 1 एकड़ जमीन है, उस पे उत्पादन करने के लिए एक घर के 2 आदमी काफी हैं, लेकिन वो घर उस 1 एकड़ पे उस घर के 4 आदमी लगे हुए हैं, तो ये 2 आदमी जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं ना, ये छिपी हुई बेरोजगारी का हिस्सा है। ये बेरोजगारी है, सिर्फ 2 ही आदमी काम कर सकते हैं, 4 लगे हुए हैं। तो यही रीजन है कि आदमी ज्यादा लगे हुए हैं, लेकिन ये बेनिफिट उतना हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नहीं दे पाते। और ये सर्विस सेक्टर हमारा सबसे कम आदमी इसके अंदर लगे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा देश को सर्विस सेक्टर से हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये छिपी हुई बेरोजगारी नहीं पाई जाती। तो ये तो थे हमारी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। इसके बाद एक छोटा सा वो बता देता हूँ, क्वेश्चन जो लास्ट ईयर 10th के एग्जाम में आया था, वहां सिर्फ 5 स्टेटमेंट आई हुई थी 10th क्लास में। 5 आदमी दिए हुए थे, 5 आदमियों के काम दिए हुए थे, सिर्फ इतना बताना था कि कौन सा आदमी किस क्षेत्र के अंदर काम करे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले उन्होंने एक लड़के का नाम लिख रखा था सरिता, और वो लिख रखा था कि वो एक टीचर है, ठीक है। दूसरा उन्होंने लिख रखा था नाम मोहन, और वो लिख रखा था कि वो एक दूध की डेयरी पे का काम कर रहा है, ठीक है। तीसरा उन्होंने रोहित, ये नाम एग्जैक्ट वही नहीं, सिर्फ चेंज करके बता रहा हूं, उन्होंने लगा हुआ था वो एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है। ऐसे उन्होंने 5 आदमियों के नाम दे रखे थे और उनके 500 के काम दे रखे थे। सिर्फ हमें ये बताना था कि कौन सा आदमी किस क्षेत्र में काम कर रहा है। इट मीन सीधी बात है कि लड़की सरिता टीचर है, इट मीन इसका टीचिंग का काम है, और आप लोगों को बताया था ये एक सर्विस है, टीचिंग कभी टच नहीं की जा सकती। इट मीन हमारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सिर्फ ये लिखना था। मोहन डेयरी, ये हमारा दूध, मछली उत्पादन, फूल उत्पादन, मैंने सारी चीजें आप लोगों को समझाई थी। ये सारी चीजें हमारी नेचर से, प्रकृति से जुड़ी चीजें हैं, ये हमारे प्राथमिक, इट मीन मोहन प्राथमिक क्षेत्र में काम करता है। रोहित फैक्ट्री में कोई भी चीज उसका विनिर्माण होता है, कच्चा माल मिलता है, उसको हम हमारी यूज के हिसाब से, हमारी सहूलियत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से हम उसको उसका रूप बदलते हैं। तो वहां ये हमारा सेकंड में आएगा। सिर्फ ऐसी 5 स्टेटमेंट आई थी, 500 को छांटना था। और इसके बाद एक क्वेश्चन और सबसे बढ़िया आता है, वो आप लोगों को बताता हूँ कि 2 आते हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का विभाजन किया गया, क्षेत्रों का विभाजन किया गया 2 क्षेत्रों में। पहले संगठित क्षेत्र, हमारे कुछ असंगठित क्षेत्र है। ये क्वेश्चन भी हमने 9th क्लास में आया हुआ था, एक बार 3 नंबर का आया हुआ था, उसमें देखा था कि संगठित क्षेत्र कौन से होते हैं, असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं, उसके बारे में था। सीधी सीधी बात की जाए ना, संगठित क्षेत्र वो होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द लॉ काम करें, कानून के नियमों के हिसाब से इन क्षेत्रों के अंदर काम होता है, और इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन क्षेत्रों में जो आदमी काम करते हैं ना, उनका टाइम फिक्स होता है, ड्यूटी का टाइम फिक्स है, और इनका फिक्स नहीं है। तीसरा, इनकी जॉब की सिक्योरिटी है, इनके अंदर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जाती। पता नहीं बंदे को कब काम पसंद नहीं है,
काम से निकाल दिया जाए। कानून के हिसाब से काम है, टाइम फिक्स होगा, जॉब सिक्योरिटी होगी। अब सीधी सीधी अगर हम भारतीय सिस्टम के हिसाब से देखे जाए तो सीधे कह सकते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट क्या है, हमारी जो सारी गवर्नमेंट जॉब है वो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, क्योंकि काम का टाइम फिक्स है, कितना टाइम काम कराना है बंदे से, और जॉब की पूरी सिक्योरिटी मिलती है, जो नियम कानून बनाए गए उनके हिसाब से काम होता है। और ये सारे वो क्षेत्र हैं जो प्राइवेट वाले हैं, इनसे मनचाहा काम लिया जाता है, टाइम का कोई फिक्स नहीं, ओवर टाइम करते हैं तो इनको कोई काम नहीं मिलता, कोई ओवर टाइम किया तो कुछ अलग से मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलता उससे अलावा। तो संगठित और असंगठित में सिर्फ मेन याद करने के लिए सोच लेना कि ट्रिक के हिसाब से सारे गवर्नमेंट जितने भी हमारे काम है वो सारे संगठित में आते हैं, और असंगठित में जो प्राइवेट वाले आते हैं वो, क्योंकि हम हमारे घर परिवार में देखते हैं सारी चीजें कि किस क्षेत्र में, मतलब हमारे घर परिवार में भी काम करते हैं कि कौन कितने टाइम में काम करता है। गवर्नमेंट जॉब वाला अपने फिक्स टाइम पे आ जाता है, जबकि प्राइवेट वाला कहता है कि मेरे को ओवर टाइम करना पड़ेगा, मेरे को संडे को बुलाएगा, ये सारी चीजें आती हैं। तो एक छोटा टॉपिक था आपका 9th और 10th दोनों क्लासेस के अंदर आता है, क्वेश्चन भी बहुत बार होता है कि हम एग्जाम के अंदर देखते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।